हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए। लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर तो जरूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने इवोल्यूशन चैप्टर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। इस इवोल्यूशन चैप्टर में ओरिजिन ऑफ लाइफ भी कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा हम लोगों ने इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स जो थ्योरीज हैं वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। एविडेंसेज ऑफ इवोल्यूशन जो एविडेंसेज हैं वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेज और होमोलागस एनालागस आर्गन का या इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म से जो एविडेंस था ये सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। एडाप्टिव रेडिएशन भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं बाकी इससे पहले के। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 वो कंप्लीट कर लीजिए। आज हम लोग लेक्चर 4 डिस्कस करेंगे और आज का लेक्चर है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पर। ठीक है। पहला सवाल ये है कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की शुरुआत कब से हुई। तो जैसा एनसीईआरटी में लिखा है कि जिस दिन से सिंगल सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी है और सेल्स में डाइवर्सिटी थी, किसकी, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में। सेल की मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी की जो डाइवर्सिटी थी वही एक सेल को दूसरी सेल से अलग करती थी। इसका मतलब जिस दिन से सेल बनी है उसी दिन से वेरिएशन है और फिर उसी दिन से क्या शुरू हो गया, नेचुरल सिलेक्शन स्टार्ट हो गया। तो जैसा एनसीईआरटी में लिखा है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन कब से स्टार्ट हुआ, तो कहोगे जब सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी। उसमें डिफरेंसेस थे, किसमें, मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी में। ये अभी एक पॉइंट रटना है, आप रट लेंगे, आगे भी आपको समझ में आ जाएगा। क्या इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी, डार्विनियन थ्योरी का इसेंस क्या है, तो आप आंसर देंगे वो है इवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन। इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी में इवोल्यूशन किसके द्वारा बताया गया है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। एक यहाँ काम की बात बताई गई है तो वो आप सुन लीजिए। यहाँ बताया गया है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फार्म, न्यू लाइफ फार्म का जो रेट होगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड ऑन लाइफ स्पान। ये लाइफ स्पान पर डिपेंड करेगा। इसको आप ऐसे समझें कि मान लेते हैं कि ये पेरेंट हैं, उनसे बनेंगे प्रोजनी 1, फिर उनसे बनेंगे प्रोजनी 2, फिर उनसे बनेंगे प्रोजनी 3। तो जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनेगी वैसे इसमें से करेक्टर इनहेरिट होके यहाँ जाएंगे, फिर इनहेरिट होके यहाँ जाएंगे, फिर इनहेरिट होके यहाँ जाएंगे। अगर अगर जल्दी ही नई नई जनरेशन बन रही हैं, नई प्रोजनी बन रही है, तो बहुत जल्दी ढेर सारी जनरेशन गुजर जाएंगे। यहाँ ये बात बताया गया है कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान छोटी है, शॉर्ट लाइफ स्पान, अगर छोटी लाइफ स्पान होगी तो उसकी सेवरल जनरेशन बहुत जल्दी गुजर जाएंगी, और जब सेवरल जनरेशन बहुत जल्दी गुजर जाएंगी तो बहुत ही जल्दी हमको देखने को मिलेगी न्यू लाइफ फॉर्म। तो अगर शॉर्ट लाइफ स्पान है तो क्या होगा, तो हम कहेंगे न्यू लाइफ फॉर्म
अपीयर अर्ली, जल्दी ही बन जाएंगी। लेकिन अगर कहीं लाइफ स्पान लॉन्ग है, लॉन्ग लाइफ स्पान, तो क्या होगा? अगर लॉन्ग लाइफ स्पान होगी तो नई लाइफ फॉर्म बनने में मिलियन ईयर लगेंगे। ऐसे केस में न्यू लाइफ फॉर्म अपीयर इन मिलियन ईयर। ध्यान से सुनिएगा, नई लाइफ फार्म कितने दिनों में बनेगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस पर्टिकुलर स्पीसीज का इवोल्यूशन हो रहा है उसकी लाइफ स्पान कितनी है। अगर छोटी लाइफ स्पान है तो नई लाइफ फार्म जल्दी बनेगी, और अगर बड़ी लाइफ स्पान है तो नई लाइफ फार्म बहुत देर में बनेगी। ठीक है, इसी नाते न्यू बैक्टीरिया बहुत जल्दी इवाल्व हो जाएंगे, लेकिन अगर न्यू फिश बनना होगा या न्यू एम्फीबिया बनना होगा तो काफी टाइम लगेगा। देखिए क्या लिखा है, लिखा है द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू लाइफ फार्म। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान से जुड़ा है। ऐसे माइक्रोब जो डिवाइड करते हैं बहुत फास्ट, उनके अंदर एबिलिटी है कि वो मल्टीप्लाई करेंगे और क्या हो जाएंगे, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए हावर। ठीक है, इसको एक एक्सपेरिमेंट में समझाया गया है कॉलोनी से, तो इस एक्सपेरिमेंट को भी समझ लेते हैं। चलो एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी में आते हैं। एक्सपेरिमेंट ये बताया गया है कि मान लेते हैं कि ये बैक्टीरियल कॉलोनी है और जिसको ए कहा गया है। कहा गया कि इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज कर दिया। तो जैसे ही न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज करोगे, इस कॉलोनी के जो मेंबर्स होंगे, इस कॉलोनी में जो भी मेंबर्स होंगे उसमें से सम डाई, कुछ मर जाएंगे और सम सरवाइव, कुछ बच जाएंगे। बताओ कौन बच जाएंगे? तो ऐसे मेंबर जो इस न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें चेंज किया गया है, जो आसानी से इसको यूटिलाइज कर लेंगे, मतलब नई परिस्थिति में एडजस्ट हो जाएंगे, वो क्या कर जाएंगे, सरवाइव कर जाएंगे। तो ये लोग वो होंगे जो इजिली एडाप्ट कर लेंगे न्यू मीडियम को, और ये वो होंगे जो नॉट एडॉप्ट न्यू मीडियम। तो जो न्यू मीडियम को एडाप्ट नहीं कर पाएंगे वो सरवाइव नहीं होंगे, और जो एडाप्ट कर पाएंगे वो सरवाइव कर जाएंगे। ठीक है, तो थोड़े दिनों बाद देखेंगे, कई जनरेशन के बाद ये देखने को मिलेगा, ये जो सरवाइव किए हैं इनकी जब कई जनरेशन गुजरेगी तो बनेगी कॉलोनी बी। तो बताओ कॉलोनी बी क्या है? तो कहोगे कॉलोनी बी के वो मेंबर हैं जिनके अंदर बेटर एडाप्टिव एबिलिटी है। तो जो बेटर एडाप्ट करेगा वही क्या कर जाएगा, सरवाइव कर जाएगा। बस यहाँ हमको जल्दी ही नई कॉलोनी या नए मेंबर जल्दी ही या नई वैरायटी हमको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करेगा। तो न्यू फार्म ऑफ बैक्टीरिया हम लैब में इवाल्व करके दिखा सकते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करके, न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज कर करके। न्यूट्रिएंट मीडियम चेंज करिए, जो बचे कुछ दिन बाद फिर चेंज करिए, कुछ दिन बाद फिर चेंज करिए, ऐसी ही बहुत सारी जनरेशन गुजर जाएंगी तो हमको न्यू लाइफ फार्म या न्यू फार्म ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, जिसको हम कॉलोनी बी कहेंगे, और जिसकी एडाप्टिव एबिलिटी कॉलोनी ए से क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो यही लिखा हुआ है, इन्होंने कहा है ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया
ए कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हमने ए कहा है, ये किसी मीडियम में ग्रो कर रही है, इसमें बिल्ट इन वेरिएशन होंगी, की एबिलिटी होगी कि यूटिलाइज कर सकें क्या, फीड कंपोनेंट। जैसे ही चेंज करोगे किसमें, मीडियम के कंपोजिशन में, तो हमको देखने को मिलेगा कि कुछ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन बचेगा, सम पॉपुलेशन सरवाइव करेगा, जिसको हम लोगों ने क्या कह दिया, बी इन द न्यू कंडीशन। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ क्या है, वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रो द अदर, और हम उसको कहेंगे कि क्या बन गई, न्यू स्पीसीज बन गई। फॉर द सेम थिंग, अगर ऐसा ही होना हो किसमें, फिश या फावल में, तो हमको कितना समय लगेगा, मिलियन ईयर लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पान है वो ईयर्स में है। वी से दैट, ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट के केस में जो फिटनेस किसकी है, बी की, वो बेटर है किससे, ए, अंडर अ न्यू कंडीशन। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा है जरा देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये टिक कर लीजिए, नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर किसके लिए सेलेक्ट करती है, फिटनेस के लिए सेलेक्ट करती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो फिटनेस है, फिटनेस वो किस पर बेस्ड होती है, तो कहोगे ऐसे करेक्टर पर बेस्ड होती है जो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। दूसरी बात, इसका मतलब है, इसको भी टिक कर लिए, देयर मस्ट बी ए जेनेटिक बेसिस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एंड टू इवॉल्व। अनदर वेइंग कह सकते हो इसको क्या, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या हों, बेटर एडाप्ट हों और सरवाइव करें, और इन एन अदरवाइज होस्टाइल इन्वायरमेंट, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन में। फिर टिक कर लीजिए, एडाप्टिव एबिलिटी कैसी होती है, इनहेरिट होती है। एडाप्टिव एबिलिटी का क्या होता है, जेनेटिक बेसिस होता है। और फिटनेस क्या है, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू एडाप्ट एंड सेलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, चलिए ये 2 पॉइंट आपको रटने हैं यहाँ तक। ये पॉइंट भी रट लेना है, क्या, ये रट लीजिएगा, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हम लोगों को डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उसके पहले कुछ बातें और दी हैं। तो हमको 2 मेन थ्योरी है, एनसीईआरटी देखो लिखा है, इवन बिफोर डार्विन, डार्विन से पहले एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं, उन फ्रेंच नेचुरलिस्ट का नाम क्या है, लैमार्क। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने जो बात कही उसको टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने कहा था, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अकर्ड बट ड्राइवन बाय, किसके द्वारा, यूज एंड डिसयूज ऑफ क्या, यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। सिर्फ 2 क्वेश्चन याद रखिएगा जो आपको याद रखने वाली बात। पहली बात, लैमार्किज्म, या इसी को कहते हैं लैमार्कियन थ्योरी, ये किसने दिया, तो हम कहेंगे ये दिया किसने, फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने। एक क्वेश्चन तो हम ये याद रखेंगे, उनका नाम क्या था, लैमार्क याद रखेंगे। और इन्होंने थ्योरी क्या दी थी तो याद रखेंगे। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसको जरा समझ लेते हैं। देखिए, इवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में 2 थ्योरी है, या 3 थ्योरी मान लीजिए मोटा मोटा। एक थ्योरी है लैमार्कियन थ्योरी, एक थ्योरी है डार्विनियन थ्योरी, और तीसरी जो थ्योरी है वो है म्यूटेशन थ्योरी। तो हर थ्योरी के बारे में 2-2 पॉइंट समझते हैं। जैसे लैमार्किज्म या लैमार्कियन थ्योरी, रटने वाला सवाल है कि किसने दिया है, तो कहोगे लैमार्क ने दिया है, एक क्वेश्चन। दूसरा, ये थ्योरी कौन सी है,
ये थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन है। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। एक क्वेश्चन, इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर इसको कहते हैं। क्या कहा था इसको आप सिर्फ एक लाइन में सुन लीजिए। लैमार्क का कहना है कि डिफरेंट कंडीशन में या किसी भी एडवर्स कंडीशन में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के पास जो भी ऑर्गन्स हैं उसमें से किसी ऑर्गन का या तो यूज बढ़ जाएगा या तो किसी ऑर्गन का यूज कम हो जाएगा। यूज बढ़ जाएगा इसका मतलब यूज है, यूज कम हो जाएगा मतलब डिसयूज है। इनका कहना है कि डिफरेंट कंडीशन में आर्गन के यूज या डिसयूज के नाते कुछ करेक्टर अपीयर होते हैं और उस करेक्टर को कहा जाता है एक्वायर्ड करेक्टर। इनका कहना है कि जो एक्वायर्ड करेक्टर हैं वो इनहेरिट होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और जब बहुत सारी जनरेशन गुजरेंगी एक्वायर्ड करेक्टर इनहेरिट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे तो नई स्पीसीज बनेगी। ठीक है, इनका कहना है। क्या कहा देखो, तो इनका कहना है कि जो एक्वायर्ड करेक्टर हैं वो अपीयर होते हैं, वो अपीयर बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। डेवलप बाय यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन। एक क्वेश्चन, इन्होंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। क्या दिया है? इन्होंने कहा जो जिराफ हैं उनके 4 लिम्ब और नेक, जिराफ के 4 लिम्ब और नेक का इलांगेशन बाय मोर यूज। जिराफ ने क्या किया है, अपने अगले पैरों का और गर्दन का यूज ज्यादा किया था और उसी से उसका इलांगेशन हो गया। तो जिराफ के अगले पैर लंबे होते हैं, उसकी गर्दन लंबी होती है क्योंकि उन्होंने अगले पैर और गर्दन का यूज ज्यादा किया, इस नाते इलांगेशन हो गया। ये है, देखिए याद रखिएगा, हमको ये नहीं सोचना है कि थ्योरी सही है कि गलत है। थ्योरी सही गलत के चक्कर में बिल्कुल ना रहिएगा, जो लिखा वो याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, दिया किसने है? लैमार्क, ये फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं। ये थ्योरी क्या कहती है कि न्यू फॉर्म बनती है यूज एंड डिसयूज। यही थ्योरी कहती है इनहेरिटेंस होता है एक्वायर्ड करेक्टर का, और एक्वायर्ड करेक्टर आते कहाँ से हैं? यूज एंड डिसयूज से। इन्होंने ये एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, चलो एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखो लिखा है, डार्विन से पहले, याद रखिएगा, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट हैं जिनका नाम लैमार्क है। इन्होंने जो कहा वो टिक कर लीजिए। इनका कहना है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म अकर्ड होता है लेकिन ड्राइवन बाई किसके द्वारा? यूज एंड डिसयूज ऑफ क्या? आर्गन। इनका कहना है। ठीक है, अगली बात देखो, इन्होंने ही एग्जाम्पल दिया है। इन्होंने किया है क्या कि जो जिराफ हैं उन्होंने प्रयास किया दूर जाते हुए पत्तियों को खाने का। ठीक है, इसी नाते इन्होंने एडाप्ट किया क्या? इलांगेशन देयर नेक। इसी नाते इनकी गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई। इनका कहना है कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो पास्ड हो जाता है अगली जनरेशन, जैसे यहाँ इलांगेशन ऑफ नेक है वो अगली जनरेशन में जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? लॉन्ग नेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी को कोई मानता नहीं है या ये थ्योरी डिसप्रूव हो गई है। बहुत सारे वैज्ञानिक ने इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया गया। एक जनरल कहानी यहाँ लिखी, इसको भी देख लेते हैं। इज इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस या रिजल्ट ऑफ प्रोसेस? तो
कुछ लोग इसको प्रोसेस मानते हैं और कुछ लोग इसको रिजल्ट ऑफ प्रोसेस मानते हैं। जैसे लिखा है वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट एंड एनिमेट, सजीव और निर्जीव, इज द ओनली सक्सेस स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। व्हेन वी डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ दिस वर्ल्ड वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन को क्या मानते हैं, प्रोसेस मानते हैं। अदर हैंड डिस्क्राइब स्टोरी ऑफ लाइफ, अगर स्टोरी ऑफ लाइफ को देखो ऑन अर्थ तो वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रोसेस, और कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब फिर रिजल्ट है, और उस प्रोसेस का नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर वेयर इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है या ये रिजल्ट है किसी अननोन प्रोसेस का, कोई बात नहीं। यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के यहाँ तक डार्विन की थ्योरी के बारे में लिखा है, तो डार्विन की थ्योरी के कुछ पॉइंट पहले आप समझ लीजिए, फिर थ्योरी आपको हम बता देते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन याद रखिएगा। चाहे कहो डार्विनिज्म और चाहे कहो डार्विनियन थ्योरी, या इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, रटने वाले सवाल ये हैं, रटने वाले सवाल ये हैं कि सबसे पहला तो इस थ्योरी को किसने दिया, तो आंसर देंगे चार्ल्स डार्विन ने दिया। कब दिया, 1856 1856 में। कैसे दिया, और इन्होंने एक बुक लिखी है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये तो जनरल बात हो गई। इस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हमको याद समझना है। इस थ्योरी में ये कहा गया है कि डार्विन के कुछ ऑब्जर्वेशन है और उससे कुछ फैक्ट निकलते हैं, बस कुछ ऑब्जर्वेशन है और कुछ फैक्ट निकलते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डार्विन ने ये थ्योरी देने से पहले किससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो ये आपको याद रखना है। डार्विन इन्फ्लुएंस बाय थॉमस माल्थस। और थॉमस माल्थस ने क्या किया था, इनका पॉपुलेशन पर वर्क था, पॉपुलेशन पर इनके वर्क का इनसे काफी ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर पड़ा था। डार्विन ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे, स्पेशली थॉमस माल्थस नाम के एक साइंटिस्ट हैं, और डार्विन ने कुछ चीजें ऑब्जर्व की थी, उस पर कुछ फैक्ट डार्विन ने बताए थे। तो क्या ऑब्जर्व किया था और क्या फैक्ट बताया था वो याद रखना है। देखो क्या बताया था। ऑब्जर्वेशन कई थे इनके, जैसे इनका सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन था कि जो नेचुरल रिसोर्स हैं
वो बहुत लिमिटेड हैं। सही बात है, नेचुरल रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, एक वो ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन था कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो भी बहुत लिमिटेड है। दुनिया के ऑर्गेनिज्म किसी को रोका नहीं है कि बच्चे कम पैदा करिए, लेकिन फिर भी सबकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रहती है। तीसरी बात बताया था इन्होंने पॉपुलेशन में वेरिएशन पाई जाती है, पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। और चौथा जो इनका ऑब्जर्वेशन था, जो वेरिएशन है वो हेरिटेबल होती है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चली जाती है। ये इनके ऑब्जर्वेशन थे कि एक तो इन्होंने कहना था कि पॉपुलेशन बहुत सीमित रहती है, नेचुरल रिसोर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। तो देखो फैक्ट क्या निकला, फैक्ट ये निकला है कि नेचुरल रिसोर्स अगर लिमिटेड हैं, अगर नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नेचुरल रिसोर्स के यूटिलाइजेशन के लिए स्ट्रगल चल रहा होगा। भाई अगर लिमिटेड सोर्स हैं तो सब लोग यूज करना चाह रहे होंगे, और अगर यूज करना चाह रहे होंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर कंपटीशन होगा। तो यहां से उन्होंने बताया कि कंपटीशन होगा। पहला जो फैक्ट निकला वो ये निकला, कंपटीशन जरूर हो रहा होगा बिटवीन इंडिविजुअल या बिटवीन ऑर्गेनिज्म। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच कंपटीशन जरूर चल रहा होगा, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है। दूसरी जो ये बात इन्होंने बताई थी क्या, कि पॉपुलेशन लिमिटेड क्यों है, तो इससे फैक्ट ये निकल रहा था कि देखिए जब संघर्ष हो रहा होगा तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा होगा, और जब फिटेस्ट ही केवल सर्वाइव करेंगे तो पॉपुलेशन लिमिटेड बनी रहेगी। तो कंपटीशन के बाद दिखाई पड़ता होगा क्या? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी को कहते हैं क्या? नेचुरल सिलेक्शन। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन और कंपटीशन, ये दो इन्होंने फैक्ट बताई। चार ऑब्जर्वेशन थे और दो फैक्ट थे। ऑब्जर्वेशन ये थे कि नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड हैं। नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड होने का मतलब ही है कि लोगों के बीच कंपटीशन होगा, या लोगों के बीच स्ट्रगल जरूर होगा। कंपटीशन भी कह सकते हो, स्ट्रगल कह सकते हो। किसके लिए? एग्जिस्टेंस के लिए। अब जब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा तो कौन सरवाइव करेगा? जो बेटर फिट होगा वो सरवाइव करेगा। तो फिर दिखाइए क्या होगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट देखने को मिलेगा, या नेचुरल सिलेक्शन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काम की बात ये है कि डार्विन की थ्योरी के चार ऑब्जर्वेशन है, डार्विन की थ्योरी के दो फैक्ट हैं। पहला फैक्ट है कि कंपटीशन जरूर हो रहा होगा, और दूसरा फैक्ट है कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में वही लोग बसते होंगे जो फिटेस्ट होंगे, और जिसको हम कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, और देखो दो बातें जरा समझ लेते हैं। तो जो कंपटीशन होगा वो दो प्रकार का होगा। एक होगा इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, और एक होगा इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। इसी तरीके से वेरिएशन भी दो प्रकार की होंगी। एक होगी इंट्रा
स्पेसिफिक वेरिएशन और एक होगी इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन। अंतर जरा समझ लो क्या है। अंतर ये है, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब है ये हुआ है बिटवीन में। इंट्रा का मतलब होता है अंदर के बीच, दो स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के 10 लोग हैं तो एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच कंपटीशन होगा तो क्या कहोगे, इंट्रा स्पेसिफिक, बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। जबकि ये क्या होगा, इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है अलग अलग स्पीसीज के बीच मेंबर। तो यहाँ जो मेन स्थिति है कि अगर कंपटीशन हो बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज तो कहोगे इंट्रा स्पेसिफिक, और अगर हो जाए बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग स्पीसीज के बीच अगर कंपटीशन हो जाए तो उसको हम लोग कहेंगे इंटर। वही हाल यहाँ है, वेरिएशन हो किसके बीच, अगर एक ही स्पीसीज के मेंबर के बीच हो, किनमें हो, विदिन सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के 10 लोग हैं और उनके बीच अंतर है तो उसको कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक वेरिएशन। और ये क्या होगा, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। एक क्वेश्चन और है, डार्विन का कहना है, डार्विन कहते हैं कि जो इवोल्यूशन होगा वो स्लो होगा एंड ग्रेजुअल होगा। ये याद रखिएगा, डार्विन का कहना है कि जो वेरिएशन होंगी, जो वेरिएशन होंगी वो स्मॉल होंगी एंड डायरेक्शनल होंगी। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। डार्विन कहते हैं इवोल्यूशन किसके द्वारा होता है, बाय नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन होता है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा। स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, और वेरिएशन कैसी होती है तो वेरिएशन स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होती है। ठीक है, अब एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं इसको। देखो एनसीईआरटी में लिखा है ये संभव है कि वर्क ऑफ थॉमस माल्थस किस पर, पॉपुलेशन पर, इसने प्रभावित किया होगा किसको, डार्विन को। नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो बेस्ड है कुछ ऑब्जर्वेशन पर जिन पर आधारित कुछ फैक्ट। क्या, जैसे पहला है नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड है, दूसरी बात पॉपुलेशन भी क्या है, स्टेबल है इन साइज, वो एक्सेप्ट किसमें है, सीजनल फ्लक्चुएशन, सीजन में कभी कोई एनिमल ज्यादा हो जाता कभी कोई कम हो जाता, वो एक अलग बात है। मेंबर ऑफ पॉपुलेशन वेरी करते हैं किसमें, करेक्टर। इनफैक्ट कोई भी दो इंडिविजुअल नहीं है जो क्या हो, सेम हो, इवन भले ही वो सुपरफिशियली सिमिलर होते हो। एक और ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ वेरिएशन क्या होती है, इनहेरिट। फैक्ट क्या है, थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज को ग्रो करना चाहिए एक्सपोनेंशियली, क्यों, क्योंकि किसी को रोका तो गया नहीं है। इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, जैसे कि बैक्टीरिया में हो सकता है, लेकिन फैक्ट ये है कि पॉपुलेशन साइज लिमिटेड है। इसका मतलब है कि कंपटीशन होता होगा किसके लिए, रिसोर्स के लिए। कुछ ही सरवाइव करते होंगे,
बाकी अदर नहीं कर पाते होंगे। इन्होंने बताया क्या, वेरिएशन जो हेरिटेबल होती हैं वही रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लायक बनाती हैं, और वही कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास बेहतर वेरिएशन होती है और वो रिसोर्स का बेहतर यूटिलाइजेशन करते हैं और सरवाइव करते हैं। कुछ ही लोग होंगे जो अडाप्ट करेंगे हैबिटेट को, और बाकी क्या करेंगे फिर वो छोड़ के जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजनी। हेंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम और मेनी जनरेशन सर्वाइवर जो होंगे वो लीव मोर प्रोजनी एंड हो सकता है चेंज इन पॉपुलेशन में आ जाए और हम कहें कि क्या हो गया, न्यू लाइफ अपीयर होगी। क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन ये है कि ऑब्जर्वेशन 4 थे, फैक्ट 2 थे, कंपटीशन था, वेरिएशन थी, नेचुरल सिलेक्शन था। चीफ जो इसेंस है या मेन चीज़ है वो नेचुरल सिलेक्शन है। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, स्लो इवोल्यूशन है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन है, ठीक है। इस हेडिंग में देखो क्या दिया है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन हेडिंग में ये दिया हुआ है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ह्यूगो डिवरीज। ह्यूगो डिवरीज ने 2-3 बातें बताई हैं, पहले उसको जरा अलग से देख लेते हैं फिर एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, तो आंसर देंगे ह्यूगो डी वरीज ने दी। और कब दी, तो कहेंगे 1901। अगर ये ना मिले तो ऐसे भी तो कह सकते हैं फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में दी। इनका क्या कहना है, ह्यूगो डिवरीज कुछ तो बता रहे होंगे। इनका कहना है ह्यूगो डिवरीज का कि न्यू लाइफ फार्म, जो नई लाइफ फार्म है वो इवाल्व होती है किसके द्वारा, तो आंसर देंगे इवाल्व बाय म्यूटेशन। एक क्वेश्चन तो ये बताया उन्होंने। दूसरी बात क्या बताई, दूसरी बात ये बताई कि सडन अपीयरेंस होता है, सडन अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन। इनका कहना है कि न्यू लाइफ अपीयर होगी किसके द्वारा, तो सिंगल, किसके द्वारा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। किसके द्वारा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इनका कहना है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, जिसको हम लोग साल्टेशन भी कह सकते हैं। साल्टेशन से ही क्या होता है, स्पेसिएशन होता है। तो साल्टेशन से क्या होगा, स्पेसिएशन, और साल्टेशन क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है, इसी से न्यू लाइफ फॉर्म आई। इन्होंने कहा जो वेरिएशन होंगी, म्यूटेशनल वेरिएशन, जो म्यूटेशनल वेरिएशन होंगी वो रैंडम होंगी, वो रैंडम होंगी एंड डायरेक्शन लेस होंगी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
म्यूटेशनल वेरिएशन कैसी होती हैं, तो कहेंगे रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, जबकि डार्विन की वेरिएशन स्मॉल वेरिएशन होती हैं और डायरेक्शनल वेरिएशन होती हैं। इतने ही क्वेश्चन हमको याद रखना है। म्यूटेशन थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी? हाँ, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, क्वेश्चन ये भी है। एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, तो कहोगे इवनिंग प्रिमरोज पर। इवनिंग प्रिमरोज, तो इवनिंग प्रिमरोज नाम के प्लांट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने इतनी बातें बताई। इनका कहना है न्यू लाइफ फॉर्म अपीयर होती हैं सडनली, किसके द्वारा? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन के द्वारा। उसको कहते क्या है? साल्टेशन। इनका कहना है कि इवोल्यूशन ग्रेजुअल और स्लो नहीं होता है, सडन होता है। और इवोल्यूशन के द्वारा, इवोल्यूशन के लिए जो वेरिएशन होती हैं, वेरिएशन कैसी होती हैं? रैंडम और डायरेक्शन लेस। पढ़ लेते हैं। चलिए, what is the origin of this variation and how this speciation occur? Even Mendel talked the inheritance of factor influencing phenotype. डार्विन या तो इग्नोर कर गए हैं दीज ऑब्जर्वेशन या चुप रहे हैं। क्या? ये देखो लिखा है इन फर्स्ट डिकेड, पहले दशक ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पहले डिकेड में ह्यूगो डिवरीज, जिन्होंने अपना काम किया था किस पर? इवनिंग प्रिमरोज पर। इन्होंने एक आइडिया दिया किसका? म्यूटेशन। इन्होंने कहा कि लार्ज डिफरेंसेस या लार्ज वेरिएशन आती हैं सडनली इन ए पॉपुलेशन। इनका मानना है कि म्यूटेशन ही क्या करता है? इवोल्यूशन करता है, जबकि माइनर वेरिएशन जो हेरिटेबल वेरिएशन होती हैं, जिनकी चर्चा किसने की थी? डार्विन ने, वो ये इवोल्यूशन नहीं कर सकते। म्यूटेशन कैसा होगा? रैंडम। और कैसा होगा? डायरेक्शनलेस। जबकि डार्विनियन वेरिएशन कैसी होगी बेटा? डार्विनियन वेरिएशन होगी स्मॉल और कैसी होगी? डायरेक्शनल। इवोल्यूशन डार्विन के हिसाब से क्या है? ग्रेजुअल। जबकि ह्यूगो डिवरीज क्या बिलीव करते हैं कि जो म्यूटेशन है वही क्या करता है? स्पेसिएशन। और उसको कहते क्या है? साल्टेशन। और साल्टेशन क्या है? तो साल्टेशन है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। studied in population genetics later brought out the some clarity। तो हम उम्मीद करते हैं थ्योरीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हम लोग अभी ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए हैं और अगली थ्योरी, अगले लेक्चर पर हम लोग आपको हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल